हाँ जी बेटा, क्या हाल है जी आपका। तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीए इंटर इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स मई 21 और नवंबर 21 एग्जाम में जो एप्लीकेबल हैं। तो पहले मैं थोड़ी ब्रीफिंग कर देता हूँ आपको कि अमेंडमेंट्स का हमारा तरीका क्या रहेगा। सर हम स्टडी मटेरियल को ही बेस मानेंगे। चैप्टर 1 से शुरू कर देंगे कि क्या अमेंडमेंट आई। फिर उधर आगे कई बार क्या होता है ना, स्टडी मटेरियल में चैप्टर 1 ही लिख देता है कि डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में है, तो हम उसमें जाएंगे, वहाँ से उसे पूरा कवर करेंगे। उधर रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो साथ के साथ यूट्यूब चैनल पे ही करवाए जाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि सारी वीडियोस को आप मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो काम जी शुरू करते हैं फिर। ठीक है, स्टडी मटेरियल पे चलते हैं। तो ये देखिए जी, आपका बेसिक्स का जो पहला चैप्टर होता है ना, बेसिक्स वाला, वहाँ आपने पहुँच जाना है, डाउनलोड कर लेना है स्टडी मटेरियल को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी। यहाँ पे जाके अगर हम मेन अमेंडमेंट की बात करें, जो स्लैब रेट्स हैं असेसमेंट ईयर 21-22 के, ये तो आपको वही लगेंगे जो पहले होते थे। ठीक है। पर जैसे इन स्लैब रेट्स के आप नीचे जाते हैं तो एक कहानी कोई नई सी दिखाई देने शुरू हो जाती है। सर क्या है वो कहानी? सर 115 एज पर सेक्शन 115 BAC, ये एक नई चीज इसमें आपको दिख रही होगी। अब ये क्या होता है सर, 115 BAC क्या होता है? सर ये नया सेक्शन लाया गया जो इंडिविजुअल और एचयूएफ को एक ऑप्शन देता है टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टोटल इनकम अदर देन द इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट अंडर चैप्टर 12। मतलब जिस तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर 112, 112A, फिर 111A और भी कई चीज़ें जो एक स्पेशल रेट पे टैक्स होती हैं वो वैसे ही रहेगा। बाकी इनकम्स पे आपको कंसेशनल रेट की ऑप्शन दी जा रही है कि आप एक कंसेशनल रेट पे टैक्स दे सकते हैं। पर इसके साथ कुछ शर्तें रखी गई हैं। इफ दे डू नॉट अवेल सर्टेन एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस लाइक LTC, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड, काफ़ी चीज़ें। और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से भी नहीं लेनी। साथ में उन्होंने दो एक्सेप्शन दिए हैं कि ये डिडक्शन मिल सकती हैं। पहले तो ये स्लैब ये देख लो जो चैप्टर 1 में दी हुई है। सर ये 2.5 लाख के हिसाब से है। पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, मतलब 2.5 से 5, फिर से 2.5 लाख का गैप करो, 5 से 7.5। अब ये यहाँ ये भी बता दें कि जैसे 0, 5, 5+5 10, +5 15, 20, 25, 30 ऐसे बढ़ेगा, ताकि आपको स्लैब को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। लॉजिक है पूरा उसमें। इधर से 2.5 लाख के अकॉर्डिंग चलें, उधर से 5-5% बढ़ाएं। ठीक है। अब 7.5 से 10 का जो एरिया उसमें 15 हो गया, फिर 10 से 12.5 में हो गया 20। अभी नॉर्मल स्लैब में तो 10 के बाद ही 30 हो जाता है, तो बंदे को अच्छा लग रहा है यार, ये तो मस्त है। फिर 12.5 से 15, 25। यहाँ 30 जो है वो 15 के बाद हो रहा है। साथ में लिखा हुआ है इंडिविजुअल और एचयूएफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन अंडर 115 BAC आर नॉट लाइबल टू ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। AMT की प्रोविजंस भी इन पे नहीं लगाई जाएंगी। सर पर ये जो स्लैब आप देख रहे हैं ये आपको जब मिलनी है तो आपको कई तरह की डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, सेट ऑफ्स फोरगो करने पड़ेंगे। देन आपकी इनकम एक स्पेशल तरीके से कंप्यूट होगी, फिर इस स्लैब में आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिडक्शन, सेट ऑफ और वो एग्जम्पशंस फोरगो नहीं करनी, तो बेटा आप अपनी रेगुलर स्लैब में रहें। वो आपको पता ही है कि रेगुलर स्लैब क्या होती है। ठीक है ना जी, ये जो पहले से हम पढ़ते आ रहे थे। तो ये नया धमाका था जो इस बार से पेपर में एप्लीकेबल है। अब यहाँ ये पहले चैप्टर में लिख देते हैं कि ज़्यादा डिटेल डिस्कशन अगर चाहते हैं 115 BAC पे, तो चैप्टर 8 इन मॉड्यूल 3 में चले जाएं। कि हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चा मई में पेपर दे रहा है, खास तौर पे वो बच्चा जिसका बेचारा का नवंबर में पेपर ठीक नहीं गया और किसी वजह से रह गया, अब उसके ऊपर लोड बहुत है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं, कैसे है। तो हम इस सीरीज़ में कोशिश ये करेंगे कि हम पूरा स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग चलें, ताकि इसके कवर करने के साथ बच्चे को कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो भी चेंजेस आए वो मैंने कवर कर लिए। अच्छा जी, फिर सर अब चैप्टर 8 में जाएंगे। हाँ जी सर जाएंगे, नहीं तो फिर इतनी सी बात के लिए तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, चैप्टर 8 में चलते हैं, टोटल इनकम वाले चैप्टर में। यहाँ ये चीज़ जो है, ये चैप्टर 8 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इसी से ही हमने पूरी वो पावर प्ले सीरीज बनाई थी, याद होगा, इसका एक एक क्वेश्चन कराया गया था। तो यहाँ पे आपको ये 17th पेज पे दिखाई दे रहा, एग्जामिन वेदर और नॉट टू एक्साइज द ऑप्शन अंडर 115 BAC, देख रहे हैं कि नहीं? मैं थोड़ा जा इसको जूम कर देता हूँ। तो ठीक है भाई, इतने पे आ जाओ।
ये सर अब कहानी जड़ी है वो यहाँ पूरी डिटेल में दे रखी है। पूरा ਇਹਦਾ बेयर एक्ट वर्जन यहाँ दिया हुआ है। तो हमने ਇਹਦਾ एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी बना रखा है। वो जो पीडीएफ होगी वो चैनल में डाल दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल में, जीएससी सीए इंटर टेस्ट सीरीज पे। पर कोशिश होगी कि हम यहीं से पढ़ें, क्वेश्चंस भी देखें, तो पूरा डिटेल में स्टोरी को समझें। आजो सर, ऑप्शन टू पे इनकम टैक्स एट ए कंसेशनल टैक्स स्लैब रेट्स। एक ऑप्शन है, इट इज़ नॉट कंपल्शन, आपकी अपनी इच्छा है, आप अपनी कैलकुलेशंस करके डिसाइड कर सकते हैं। एज पर सेक्शन 115 बी ए सी, इंडिविजुअल और एचयूएफ यही दो लोग होते हैं जो स्लैब रेट्स पे आते हैं, बाकियों के लिए तो फ्लैट रेट ही होता है, अनलेस हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की थोड़ी बहुत बात करें। एज पर सेक्शन 115 बी ए सी, इंडिविजुअल और एचयूएफ हैव एन ऑप्शन टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टोटल इनकम अदर देन द इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट अंडर चैप्टर 12। मतलब कि ये इनकम इस पे होता है 15%, इस पे होता है जी आपका 20%, इस पे होता है 10%, ये आपकी लॉटरी 30%। इन इनकम्स पे 115 बीएसी नहीं लगेगा। उन पे जो स्पेशल रेट्स हैं वो इस ऑप्शन को अवेल करने के बाद भी लगते रहेंगे, पहले ये ध्यान रखना। तो दोबारा पढ़ते हैं, अदर देन को छोड़ के। एज पर सेक्शन 115 बीएसी, इंडिविजुअल और एचयूएफ हैव ऑप्शन टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टोटल इनकम at following concessional rate subject to certain conditions specified under this। कहता है कुछ कंडीशंस हैं वो आपको माननी होंगी तो आप पे स्लैब लगेगी। स्लैब आपने याद कर ली हुई है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग द कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, फॉलोइंग आर द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। ये नीचे लिखी हुई कंडीशनें आपको पूरी करनी होंगी। नंबर 1, सर्टन डिडक्शंस एग्जम्पशंस नॉट अलाउबल। Section 115 BAC2 provides that while computing the total income, the following deductions, exemptions would not be allowed if individual और HUF ऑप्ट करते हैं इस कंसेशनल रिजीम या सिस्टम के लिए। नंबर 1, सेक्शन 10(5) LTC, इसकी जो आपको एग्जम्पशन मिलती होती है सैलरी की इनकम कंप्यूट करते वक्त, वो नहीं मिलेगी। मतलब अगर आपको एलटीसी मिला, जर्नी किसी भी मोड से परफॉर्म की गई या नहीं की गई, एलटीसी पूरा टैक्सेबल दिखाना पड़ेगा। याद होगा आपको क्वेश्चन करते वक्त हम देखते होते थे कि बाय एयर गया है तो इकोनॉमी का क्लास फेयर, फिर बाय रेल गया है तो फर्स्ट क्लास फेयर, वो बसेस बहुत कुछ। और ये भी देखते थे वेयर द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल, बड़ा कुछ होता था। सर वो झमेला ख़त्म। अगर आपको ये कम रेट वाले टैक्स स्लैब चाहिए तो भैया आपको 10(5) का एग्जम्पशन 4 को करना पड़ेगा। फिर 10(13) ने HRA, सबको पता ही है सर इसकी। तो आप एग्जम्पशन तकरीबन सैलरी के हर ऑल्टरनेट क्वेश्चन में देखते हैं कि HRA दिया गया है, फिर 50% और 40% ऑफ सैलरी, फिर एक्चुअल HRA, फिर रेंट पेड माइनस 10%, सारा देखते होते थे। वो कुछ भी नहीं करना, जितना HRA मिला पूरा टैक्सेबल। फिर उसके बाद है 10(14). 10(14) में भी कई अलाउंसेज हैं बेटा जिनमें आप एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल अलाउंसेज और बेनिफिट्स टू मीट द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज और पर्सनल एक्सपेंसेस। अभी ये थोड़ा सा अदर देन जहाँ लग जाता है ना, तो वहाँ अलर्ट होना पड़ता है। 10(14) में यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, बड़ा कुछ आपने पढ़ा हुआ, और भी बड़े अलाउंस आते हैं उसके अंदर। तो अभी तो यही कह रहा है कि एग्जम्पशन नहीं लेनी, और अदर देन दोज एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब जगह है, मतलब जगह है कुछ अलाउंसेस की शायद एग्जम्पशन आपको मिल जाए, उस पर भी बात करेंगे। 10(17) सर ये MP MLA साहब होते हैं, ये डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस, ये सब इन्हें मिलता है। 10(17) में एग्जम्प्ट हो जाता था। पर अगर आपने 115 BAC के अकॉर्डिंग टैक्स देना है तो 10(17) में मिलने वाली एग्जम्पशन 4 को करनी पड़ेगी। सर 10(32) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार लगता है। 64(1)A में माइनर चाइल्ड की इनकम हम क्लब कर देते हैं उस पेरेंट में जिसकी इनकम ज़्यादा हो, मम्मी या पापा, याद है। फिर उसके बाद याद रखना पड़ता है कि जो भी इनकम क्लब होगी 10(32) की 1500 की एग्जम्पशन तो मिलेगी मिलेगी। सेक्शन 10 क्लॉज 32 में जाके आपको एग्जम्पशन तो मिलेगी मिलेगी, और ये पर माइनर चाइल्ड होता है 1500। पर अगर बंदा ऑप्ट कर रहा है इस कंसेशनल रिजीम के लिए तो ये एग्जम्पशन भी उसे फोरगो करनी होगी। क्लबिंग प्रोविजन लागू रहेंगी बेटा, पर 10(32) में दिए जाने वाली एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ये ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ते हैं। 10AA टैक्स हॉलीडे जो मिलता है SCZ यूनिट्स का, कई बार पेपर में आया भी है ये।
तो भाई इसकी एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। सेक्शन 16 सैलरीड एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, सैलरी की बात हो रही है, उन्हीं के लिए होता है। सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलनी जो 50,000 की मिलती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में, उस केस में भी वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी, सॉरी। प्रोफेशनल टैक्स, इसकी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब आपको ग्रॉस सैलरी में से मिलने वाला सेक्शन 16 भूलना पड़ेगा अगर 115 BAC में आना है। तो 24B इज़ वेरी पॉपुलर बेटा, टैक्स प्लानिंग के एंगल से भी क्लाइंट्स को गाइड किया जाता है इसके लिए। ये भी नहीं हो पाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें नेगेटिव इनकम आती है HP की, फिर वो नेगेटिव इनकम जो HP की होती है वो बाकी हेड्स में से सेट ऑफ हो जाती है। भाई ये नहीं हो पाएगा। 24B सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो ही नहीं पाएगा। अब बीनस के कुछ सेक्शन शुरू हो रहे हैं। 32(1)(2)A एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, जो 20% आपको मिलती है न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे, भूलना पड़ेगा उसको। फिर उसके बाद 35 सीरीज पूरी शुरू हो रही है। यहाँ बहुत ध्यान रखना, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। देखो आप लिस्ट जो पढ़ रहे हैं वो आप वो लिस्ट पढ़ रहे हैं कि इन सब चीज़ों की डिडक्शन एग्जम्पशन जो है वो नहीं लेनी अगर 115 BAC में आना है। तो यहाँ ध्यान रखें 35(1)(1) नहीं है। इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च जो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं उस पर, इट मीन्स अगर हम आउटसाइड एजेंसीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उस पर जो डिडक्शन हमें मिल जाती थी बिजनेस इनकम कंप्यूट करते हो तो एक्सपेंस ही मान लेते थे उसे, वो नहीं मिलेगा। बट अगर हम इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो वो तो अलाउड है सर अभी भी, क्योंकि 35(1)(2) यहाँ आया, 1(1) तो आया ही नहीं, और वो अलाउड होना भी चाहिए। हमें R&Ds की बहुत ज़रूरत है भाई। आउटसाइड कंट्रीब्यूशन रोक दिया आपने, चलो कोई बात नहीं। अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये भी आउटसाइड कंट्रीब्यूशन है। ये देखिए सब कंट्रीब्यूशंस नहीं अलाउ होंगे, जो आप खुद करते थे वो अलाउ हैं। नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च वगैरह ये सोशल साइंस और स्टैट्स आएगा, ठीक है। फिर नेशनल लैब को जो आप कंट्रीब्यूशन करते थे, तो जो भी आप आउटसाइड एजेंसीज को कंट्रीब्यूशन करते थे PGBP में, उसकी डिडक्शन आपको मिलती है, आज भी मिलेगी, पर 115 BAC नहीं मिलेगा फिर अगर वो डिडक्शंस चाहिए। अगर ये लो रेट ऑफ टैक्स चाहिए तो बेटा ये आउटसाइड एजेंसी के डिडक्शन भूल जाओ। इन हाउस रिसर्च करते रहो, उसकी डिडक्शन आज भी मिल रही है। फिर 35AD आ जाता है सर, बहुत ही सॉलिड सेक्शन, स्पेसिफाइड बिजनेसेस। बहुत बिजनेसेस इसमें आते होते थे, फूड ग्रेन से जुड़े हुए भी, और फिर आपके वो क्रूड ऑयल से जुड़े हुए काफ़ी चीज़ें आती हैं। बीज वाला बिजनेस भी आता था, आपको याद होगा। तो भाई 35AD में आपको पता है काफ़ी इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं, पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही अलाउ कर दिया जाता है, वो भी भूलना होगा अगर 115 BAC के अकॉर्डिंग टैक्स देना चाहते हो। डिडक्शन इनकी भी नहीं मिल पाएगी। फिर ये एग्रीकल्चर वाला होता है, डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, इसकी भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। 57 सीरीज अगर आ रही है तो अदर सोर्सेज में IOS में जो डिडक्शन का सेक्शन है वो ये है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फैमिली पेंशन बहुत बार आता है एग्जाम में, तो फैमिली पेंशन में से अक्सर बच्चा एक डिडक्शन लेस करनी भूल ही जाता है, तो टीचर डांटते हैं कि बेटा तेरा गलत हो रहा है यार, अदर सोर्सेज में तू डिडक्शन लेस नहीं कर रहा। डिडक्शन लेस करोगे तो 115 BAC में नहीं आ पाओगे। अगर 115 BAC चाहिए तो फैमिली पेंशन में से मिलने वाली डिडक्शन भी भूलनी होगी। और अगर आप रेगुलर नॉर्मल स्लैब पे टैक्स देने के लिए तैयार हैं तो सर डिडक्शन ले लो, इसमें क्या। अब लिख दिया 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन ही मिलेंगी। सर बड़ा सेविंग को डिस्करेज करने वाला लॉ लेके आए हैं आप। मतलब कि सेविंग्स नॉर्मली इनकरेज की जाती हैं, यहाँ आप सेविंग्स को डिस्करेज करेंगे, सेविंग्स को डिस्करेजमेंट पहुंचेगी इससे, क्योंकि अब लोग टैक्स बचाने के चक्कर में सेव कर लेते थे और अल्टीमेटली उनके काम आता था। अब आपने कह दिया कि चलो सेविंग छोड़ो भाई, टैक्स लो कर देते हैं तुम्हारा वैसे ही। डिपेंड करता है, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस पे, पर मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें इसी बहाने लोग इंश्योरेंस करवा लेते थे, कई और चीज़ें कर लेते थे जो अल्टीमेटली हमारी कैपिटल मार्केट्स को भी हेल्प करती थी, ग्रूमिंग होती थी आगे के इन्वेस्टर्स की टैक्स सेविंग के चक्कर में। अब वो काम शायद जो लोग इसमें ऑप्ट कर देंगे वो छोड़ देंगे। अब देखो क्या कहता है, 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन कहता मैंने देनी नहीं। अच्छा भाई कोई नहीं, तेरी मर्जी है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A,
पहले तो ये कह रहा है कि मैं डिडक्शन देनी ही नहीं है, बस सारी की सारी डिडक्शन नहीं देनी है, पर ब्रैकेट में कहता है बेटा ध्यान से सुन ले, थोड़ी बहुत डिडक्शन दूंगा। अदर देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एनपीएस 80 CCD2, CCD1 एम्प्लॉय का होता है, याद है, CCD2 एम्प्लॉयर का, वो मिल जाएगी। 115 बीएसी में ऑप्ट करने के बावजूद भी 80 CCD2 का डिडक्शन मिलता रहेगा। और एक ये 80 JJ थोड़ा मुश्किल डिडक्शन होता है कंप्यूट करने के एंगल से, काफ़ी कंडीशंस होती हैं, नए एम्प्लॉयज़ आप रखते हो तो उनकी सैलरी का कुछ आपको डिडक्शन दिया जाता है, ये भी मिलता रहेगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, एक आधी डिडक्शन और भी है जो मिलती रहेगी इसी सीरीज में, वो इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं की क्योंकि वो इंटर लेवल पे इतनी होती नहीं है। तो आपको याद रखना है कि आपके वो फेवरेट लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, फिर वो 80G के डोनेशंस, भाई उनका कोई डिडक्शन नहीं है अब। 80C से 80U तक कोई डिडक्शन नहीं है सिवाय इन दोनों के इंटर लेवल पे, CCD2 और 80JJAA, ये डिडक्शन इस न्यू रिजीम में भी मिलेगा। फिर उसके बाद जी वो कैरी फॉरवर्ड सर्टेन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ की बात करता है, क्योंकि अभी हमने देखा हुआ है कि लॉसेस का सेट ऑफ जो है वो अलाउड होता है नॉर्मल में, तो सब्जेक्ट टू फ्यू रूल्स जो हम पढ़ते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ में। न्यू रिजीम क्या कहती है, while computing the total income, set off of any loss, carry forward, or depreciation from any earlier assessment year, if such loss or deduction is attributable to any of the deduction referred in one above. One above ये है। अब वो कह रहा है कि अगर ये लॉस या डेप्रिसिएशन जो हमने यहाँ मेंशन किया है ना, उनके रिगार्डिंग है, उनके रिगार्डिंग है, तो भाई उसका आपको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं देंगे, सेट ऑफ नहीं देंगे। मतलब कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो तो सेट ऑफ नहीं होने देंगे। बहुत माइन्यूटली पढ़ो, कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर ईयर्स, अगर वो लॉस या डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शन रेफर्ड अबव, मतलब इनसे जुड़ा है। अब जिस तरह एडिशनल डेप्रिसिएशन है, कई बार पिछले साल क्लेम नहीं हो पा रही है तो आगे आ रही है, तो हम उसको सेट ऑफ करते रहते हैं, बेटा नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद जी यहाँ आपने 35AD और ऐसी वाली चीज़ें लिखी हैं, और कई चीज़ें हैं जिनके कारण लॉस हो सकता है, अगर उसके लॉस को आप आगे ला रहे हो तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ध्यान ये रखना पड़ेगा। उसके बाद कहता है और अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ द इनकम वुड नॉट बी अलाउड, और हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जो लॉस आया उसका बाहर कहीं पे भी सेट ऑफ अलाउ नहीं किया जाएगा 115 BAC में, ये ध्यान रखना। अब डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन ये भी पढ़ लेते हैं। डेप्शन अंडर 32 is to be determined in the prescribed manner. Deduction in respect of any block of asset entitled to more than 40% would be restricted to 40 on WDV. एडिशनल डेप्शन क्लेम ही नहीं होगी, तो मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्शन 40 है नॉर्मली, तो उतने तक अलाउड रहेगा, और जो एडिशनल डेप्शन है वो तो आपको दी ही नहीं जाएगी अगर इस रजीम में आते हैं। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी लिखे गए हैं कि भाई कैसे कैसे आपको किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना है। फिर टाइम लिमिट भी बता रखी है एक साइज ऑफ ऑप्शन की, कुछ कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है, तो लंबी चौड़ी थ्योरी है पर हम पढ़ाएंगे सारी। और इधर थोड़ा जो इजी वर्जन भी बनाया हमने, पर वो रिकमेंडेड उसी को ही है कि जिसको फास्ट फास्ट चेक करना था कि क्या क्या पॉइंट थे। अगर आप पेपर के लिए बहुत सीरियसली पढ़ रहे हो तो बेटा जी मॉड्यूल में से ही पढ़ें, क्योंकि मॉड्यूल में पूरा डिटेल होता है, उसमें कुछ फिर लूप होल्स बचते नहीं हैं। आओ सर बढ़ते रहते हैं आगे। एडिशनल पॉइंट, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF ऑप्टिंग फॉर दिस सेक्शन, total income should be computed without set off of any loss brought forward or depreciation from any earlier assessment year, where such loss or depreciation is attributable to any of the deduction listed in one above. वो दोबारा कह रहा है कि जो हमने डिडक्शंस ऊपर बताई, अगर उनके रिगार्डिंग कोई लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं पिछले सालों से, या डेप्शन आपकी बची हुई है जो अभी एडजस्ट नहीं हो पाई थी, तो बेटा इस साल उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। Such loss and depreciation would be deemed to have been already be given effect, and no further deduction for such loss or depreciation shall be allowed for any subsequent assessment year. कहता ऐसा जो लॉस या डिडक्शन है वो माना जाएगा कि भाई उसका सब हो चुका है हिसाब किताब, और आने वाले सालों में भी उसकी कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। अब और पढ़ते हैं। Where there is a depreciation allowance in respect of block of asset from an earlier assessment year
एट्रीब्यूटेबल टू दिस एडिशनल वाला, क्योंकि नॉर्मल डिडक्शन इज अलाउड, एडिशनल वाला नहीं अलाउड, विच हैज़ नॉट बीन गिवन फुल इफेक्ट प्रायर टू दिस असेसमेंट ईयर, जो कि हमारा करंट ईयर है, एंड विच इज़ नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, क्योंकि हमने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली फ्रॉम दैट ईयर. Corresponding adjustment shall be made to the WDV of such block of asset on this date in prescribed manner, that is WDV will be increased by the unabsorbed additional deduction not allowed to be set off. ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल में जाने वाली बात है, पर ये अब यहाँ मॉड्यूल में दिया हुआ है तो ऑब्वियस है कि भाई ये चीज़ हो सकती है, आपके साथ दिक्कत आ सकती है. तो इन्होंने ये कहा है कि भाई मान लीजिए कोई एडिशनल डेप्शन थी जिसका इफेक्ट नहीं दे पाए थे आप पिछले सालों में, तो इस साल वो आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली 115 BAC की, तो आपको सेट ऑफ तो दिया नहीं जाएगा. अब कहता है WDV 1420 को बढ़ा दी जाएगी बाय अनअब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्शन नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ. मतलब इफ देयर इज अनअब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्शन ऑफ 5 लाख रुपए जो अब आप इस स्कीम में आने के कारण नहीं ले पाओगे, तो उतनी आपकी ओपनिंग WDV बढ़ा दी जाएगी. तो वो फिर नॉर्मल डेप्शन के थ्रू स्लो स्लो करके आपकी बुक्स में बुक होती रहेगी और क्लेम होती रहेगी. इतनी ऊपर जा सकता है सर, कुछ भी हो सकता है. टैक्स के पिछले पेपर आपने देखे हैं. अब थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं. लेट अस कंसिडर द केस ऑफ मिस्टर एक्स हु कैरीज ऑन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. He has an unabsorbed option on this date, which includes amount attributable to additional of previous year या उससे भी पिछले साल. बस additional option इसके बाद पड़ी है unabsorbed. If he exercises this option for previous year 20-21, assessment year क्या हो जाएगा 21-22, the amount so attributable to additional option of earlier years remaining unabsorbed on this date would not be eligible for set off against current year income. करंट ईयर इनकम में तो एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑप्शन ले ली 115 BAC की, तो एडिशनल ऑप्शन का कैरी फॉरवर्ड तो मिलेगा नहीं. पर आपकी WDV इस दिन वाली बढ़ जाएगी जितना अमाउंट आपको सेट ऑफ नहीं करने दिया. मतलब अगर WDV 20 लाख आ रही है और एडिशनल ऑप्शन का जो सेट ऑफ नहीं मिल पाया वो 2 लाख है, तो अपनी WDV 22 लाख ट्रीट होगी सर. सर इसका मतलब ये तो काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है अगर यहाँ से कुछ हो गया तो. बिल्कुल बन सकता है बेटा, पहले तो जितना दिया उतना देखेंगे फिर और बात करेंगे. टाइम लिमिट फॉर एक्साइज ऑप्शन, मतलब 115 BAC अगर मेरे को लेना है तो मेरे को कैसे कम्युनिकेट करना है, डिपार्टमेंट को कैसे बताना है कि हाँ जी, या मेरे लिए क्या टाइम रखा गया. आसान है, कुछ ज़्यादा टफ कम्युनिकेशन नहीं है. कंसेशनल रेट वुड बी एप्लीकेबल ओनली इफ द ऑप्शन इज एक्साइज्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर. कहता है कंसेशनल रेट तभी मिल पाएगा अगर आपने इसके लिए जो ऑप्शन है एक प्रिस्क्राइब तरीके से एक्सरसाइज की. अब वो प्रिस्क्राइब तरीका क्या है सर, ये बता दीजिए. बता रहे हैं सर, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF जिनके पास कोई इनकम है नहीं PGBP वाली, ठीक है, मतलब सैलरीड है या रेंटल इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है अदर सोर्स वाली, वो बंदे क्या करें अगर ये ऑप्शन लेना चाहते हैं. वेयर सच इंडिविजुअल और HUF हैज़ नो बिजनेस इनकम, ऑप्शन हैज़ टू बी एक्साइज along with the ROI to be furnished under this section for a previous year relevant to the assessment year. मतलब रिटर्न भरते वक्त इंडिकेट करना है. In effect, such individual or HUF can choose whether or not to exercise the option in each previous year. हर साल मन मर्जी आप कीजिए, PGBP नहीं है आपके पास. इस साल के लिए आपने कैलकुलेशन की 115 BAC के अकॉर्डिंग कम टैक्स बन रहा है, आपने वो दे दिया. अगले साल आपने देखा कि आपने 80C से 80U वाली काफ़ी ज़्यादा यार ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं, सेविंग्स कर दी हैं, डोनेशंस दे दी हैं, तो आपने देखा वो सारी डिडक्शंस दे के रेगुलर स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स कम बन रहा, तो उससे अगले साल आप उसमें चले गए. देख रहे हैं कि नहीं. मतलब कि अभी मेरे को प्रीवियस ईयर 20-21 में और असेसमेंट ईयर 21-22 में पहली बार आया, तो मैंने इसके लिए ऑप्ट कर लिया क्योंकि मुझे लगा सही है. मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मेरी बिजनेस की इनकम नहीं है मान लो, अगले साल मुझे सही नहीं लगता तो मैं नहीं ऑप्ट करूंगा. मेरे लिए हर वक्त द्वार खुले हैं इसमें. ही मे चूज टू एक्साइज द ऑप्शन इन 1 ईयर एंड नॉट टू एक्साइज द ऑप्शन इन अनदर ईयर. ये किन के लिए, जिनके पास बिजनेस की इनकम नहीं है. अब अगर आपकी है बिजनेस की इनकम तो वहाँ तो MCQ भी बनेगा बेटा, इस पर ध्यान देना. इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कहता है जी ऑप्शन हैज़ टू बी एक्साइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड फॉर द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू दिस और एनी लेटर. ध्यान से सुनते जाएं, अभी तक सेम लग रहा है, अब चेंज होगा. वंस सच ऑप्शन इज एक्साइज
इट वुड अप्लाई टू द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। मतलब इफ यू आर हैविंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, आपने ये ऑप्शन ले ली तो ये अगले साल भी लगेगी। सर फंस गए था मतलब फिर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं कि अगले साल मैं कहूँ नहीं जी मैंने नॉर्मल रजीम में आना है तो मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ। सर ये पढ़ के तो लग रहा है कोई रास्ता नहीं, पर जब आगे पढ़ेंगे रास्ता है। पर एक बार जब निकल गए ना इसमें से, जैसे 115 बीएससी लिया 1 ईयर, अगले साल आप में से निकल गए और आपका है बिजनेस इनकम, तो थर्ड ईयर में जाके दोबारा वो घुसने नहीं देगा, कहेगा बाहर अब तू। ध्यान से देखो, ऑप्शन कैन बी विड्रॉन, विड्रॉल पॉसिबल ओनली वंस वेयर इट वाज एक्साइज्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी बिजनेस इनकम है और ए प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वाज एक्साइज। ऑब्वियस है कि अगर उसने प्रीवियस ईयर 2021 के लिए 115 बीएसी मान लिया तो ये तो अब रहेगा इसमें, पर अगले साल वो कह रहा है मैंने इससे निकलना है। निकल सकते हो बेटा, पर ये नहीं कि उससे अगले साल आपको जी मैंने फिर इसमें आना है। भाई डेप्शन डुप्शन कई पंगे हैं इसमें डब्ल्यूडीवी के भी, तो तुम्हारी तो असेसमेंट ही करनी औखी हो जाएगी, तुम्हारे ये ड्रामे ही चलते रहते हैं। अगर यहाँ आप इसमें से ड्रॉप हो गए ना, बाहर चले गए, तो अगले साल भी बाहर ही रहोगे, बस ये कहानी। देयर आफ्टर इंडिविजुअल और एचयूएफ शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्साइज द ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन। मतलब बिजनेसमैन था 2021 में 115 बीएसी ले गया, अगले साल कह रहा है मैं निकलना है यार इसमें से। अब ऐसे तो वो कहता है कि बेटा एक बार आगे तो टिके रहो, कहता चल निकलना, हाँ जी सर मेरे को नहीं पसंद आया ये, चल निकल जाओ। अब हमेशा के लिए निकल गए जब तक बिजनेस इनकम है, दोबारा तुम्हारी एंट्री नहीं होगी 115 बीएसी में। कि तीसरे साल उठ के गो जी दोबारा 115 बीएसी में आने दो प्लीज प्लीज, ना ना ऐसा कुछ नहीं। दोबारा पढ़ो यहाँ से, thereafter the individual or HUF shall never be eligible to exercise the option under this section except where such individual or HUF ceases to have any business income, in which case फिर तो आप वो पहली कैटेगरी वाले हो गए। पहली कैटेगरी वालों का तो हर साल खुले द्वार हैं, आओ ना आओ अपनी मर्जी। मतलब मान लीजिए आप जी बिजनेस करते थे, अब कोरोना के कारण बड़े बिजनेसेस में इफेक्ट आया है, तो आपने 1 साल किया तो फिर उसके बाद आपने बिजनेस छोड़ ही दिया हो आगे, बस फिर अब तो आप पीजीबीपी वाले एसएससी ही नहीं हो। अब जो बंदा पीजीबीपी वाला एसएससी ही नहीं है उसके लिए तो बेटा खुले द्वार है, वो तो हर साल चेक कर सकता है कि 115 बीएससी लेना है या नहीं लेना। एक बार दोबारा रिवाइज कर लें, अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो भाई आपके पास 1 मिनट भाई, इसको क्रॉस करें पहले। आपके पास जी ऑप्शन हर साल है, लेकिन आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है तो आप 2021 में, 21-22 में, 22-23 में अपनी मर्जी के हिसाब से आगे भी यस या नो स्कीम के लिए कर सकते हैं। ठीक है भाई, जिस तरह आपको ठीक लगे कर सकते हैं। पर अगर आपके पास है बिजनेस इनकम, आपने स्कीम के लिए ऑप्ट कर लिया 20-21 में, यस कर दिया, 21-22 में नॉर्मली अब आपको इसी में रहना पड़ेगा। पर जब आपने यहाँ नो कर दिया ना, तो दोबारा कभी रास्ते खुलेंगे नहीं स्कीम के आपके लिए, हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हाँ फिर आगे जाके अगर कभी बिजनेस ही बंद कर दिया तो आप फिर टाइप 1 कैटेगरी में चले जाएंगे, नॉट हैविंग दी बिजनेस इनकम। ठीक है सर, और सुनते हैं सर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशन मेंशन इन 115 BAC2। अब 115 BAC2 ये था बेटा जी जो ये बता रहा था कि भाई केड़े केड़े एग्जम्पशन और डिडक्शंस जड़े हैं वो आपको फोरगो करने हैं अगर उस सेक्शन का पालन आप नहीं करते सही से। फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशन। पढ़ते हैं, in case of individual or HUF having no income from business or profession, on failure to satisfy the condition mentioned in point number 1, 2 and 3 of 2 above, जो पीछे आपने देखा, in any previous year, option exercise would be invalid in respect of the assessment year relevant to the previous year। भैया आपने डिडक्शंस ले ली हैं और फिर कह रहे हो जी 115 बीएसी मिल जाए ना, भैया ऐसे में आपकी जो ऑप्शन की एक्सरसाइज है वो इनवैलिड मानी जाएगी। Consequently, other provision of the income tax would apply as if the option exercise ही नहीं हुई थी। ठीक है भाई, जो कंडीशन है उनका पालन आपको करना पड़ेगा, छोटी सी गलती भी आपका एक्साइज ऑप्शन इनवैलिड कर देगी, फिर आपको नॉर्मल स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट पेमेंट हुई तो उसकी पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह भी रहेगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ऑन फेलियर टू सेटिस्फाई दीज पॉइंट्स, जो ऊपर दिए हुए हैं,
the option exercise would be invalid in respect of the assessment year relevant to that previous year and subsequent assessment year. देखो इसमें फर्क है, असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू दैट प्रीवियस ईयर, क्योंकि इनके लिए हर साल खुले द्वार हैं, आज गलती होगी अगली बार ठीक कर लियो। इसके लिए कह रहा है कि भैया तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खत्म। असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू प्रीवियस ईयर एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, एक बार अगर फेलियर हुआ। बाकी consequently other provision would apply to the person as if the option has not been exercised for the assessment year relevant to that and subsequent। जैसे बेटा पीजीबीपी वाले हैं ना, उनका थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं पर ऑप्शन एक्सरसाइज करके गलतियां करते हैं, डिडक्शंस एग्जम्पशंस ले लेते हैं जो उन्हें नहीं लेनी है, तो ऐसे में ऑप्शन की एक्सरसाइज इनवैलिड मानी जाएगी। और अब इस साल के लिए तो आपने गवा भी दिया और आगे के लिए भी गवा दिया ऑप्शन को। बाकी वो ये कह रहा है कि एएमटी में भी छूट दे देंगे, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जिसका सवाल पेपर में दिखा, पहले ही बताया था कि नवंबर में लगेगा ही लगेगा, तो मिलना था वो। तो एएमटी लायबिलिटी नॉट अट्रैक्टेड, इंडिविजुअल और एचयूएफ एक्साइजिंग दीज ऑप्शन आर नॉट लायबल टू दिस 115 जीसी, एक फायदे की खबर है। देन उसके बाद जी और इसके रिगार्डिंग इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कि जहाँ वो बताता है कि कैसे कैसे टीडीएस के लिए इंडिकेट करना है, क्लैरिफाई करना है सैलरीड एम्प्लॉय ने। ये हम आगे पढ़ लेंगे, इसको भी पढ़ा देंगे आपको। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कोई क्वेश्चन बच्चे को दिखाते हैं कि भाई जहाँ ये चीज़ है, अपना ये समरी वर्जन भी दिखाते हैं क्योंकि ये काफ़ी हैवी था जो आपने देखा। तो यहाँ हमने समरी वर्जन लिखा है कि भाई ये टैक्स रेट्स थे आपके न्यू स्लैब रेट्स या आपके एग्जिस्टिंग स्लैब रेट्स, ठीक है। फिर हमने लिखा है कि एग्जम्पशन और डिडक्शंस जो नहीं मिल पाएंगी उनकी एक लिस्ट बनाई है, पर इसके साथ साथ आपको पूरा डिटेल में वहाँ से पढ़ना भी है। अब जैसे उन्होंने कहा था कि कुछ अलाउंसेस का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, तो वो आप देख लें, यहाँ पे दिया हुआ है मॉड्यूल में, शायद वो नीचे नहीं आया अभी। यू कैन क्लेम द टैक्स एग्जम्पशन फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन्स, conveyance allowance received to meet the conveyance expenditure as a part of employment official duties, any compensation received to meet the cost of travel on tour, ठीक है जी, और ट्रांसफ़र। देन डेली अलाउंस, जो आपके रेगुलर चार्जेस होते हैं जब आप अपनी रेगुलर प्लेस ऑफ ड्यूटी पे होते हैं, नहीं होते हैं, मतलब कहीं दूर भेजा गया होता है। तो भाई ये वो एग्जम्पशंस हैं जो न्यू रिजीम में भी बनी रहेगी ट्रांसपोर्ट की, पर वो स्पेशली एबल्ड के लिए सिर्फ, कन्वेंस एज रिगार्ड ऑफिशियल, फिर वही टूर एंड ट्रैवलिंग में जो दिया जाता है डेली अलाउंस वगैरह उन सब का। फिर उसके बाद वो कहता है कि भाई कैसे हम इसको सिलेक्ट करें। देखो सर, आपके ना यहाँ हमने दो क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल रखे टैक्स प्लानिंग के एंगल से। मैं क्या पहले इन्हें देखते हैं फिर मॉड्यूल में चलेंगे। कि 1250 की सैलरी है बंदे की, ओल्ड रजीम में स्टैंडर्ड एक्शन भी मिलेगी, प्रोफेशनल टैक्स भी मिलेगा, एटीसी भी मिलेगा, ये इसकी इनकम बनी। अब अगर ये बंदा ओल्ड रजीम में टैक्स कंप्यूट करता है तो इतना इधर टैक्स आ जाता है बेटा जी, उसके ऊपर 4% सेस लग जाता है, टोटल बिल इतना। अगर आप न्यू रजीम में आ गए, सर न्यू रजीम में अगर आप आ गए तो आपका सीधा जो टैक्सेबल इनकम है ना बेटा जी, वो 1250 है, क्योंकि ना ही आपको ये मिलना है ना ही एटीसी मिलना है, 1250 पे ये टैक्स बन रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं बल्कि ओल्ड रजीम के बजाय न्यू रजीम में टैक्स कम बना है। पर ये सब के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हर एक केस में हमें देखना होगा कि भाई क्या बढ़िया है क्या नहीं। In an above example, for income of 1250, new is marginally beneficial. However, if you claim further deduction, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस होती, एनपीएस होती, एजुकेशन लोन होता, तो एग्जिस्टिंग रजीम ज़्यादा हेल्पफुल होती क्योंकि यहाँ डिडक्शंस और इकट्ठी हो जाती। तो ये कोई ऐसे रट्टा नहीं है कि ऐसे ही आप कर लो, ये तो क्लाइंट टू क्लाइंट केस करके ही पता चलेगा। अब सर एक और एग्जांपल 10 लाख पे लिया गया है, यहाँ भी सैलरीड है बंदा, टीसी भी ले रहा है, अब यहाँ पे इसका ये टैक्स बन रहा है। और अगर ये बंदा न्यू रजीम में आता है तो बेटा जी इसकी ये इनकम जो टैक्स होनी है वो 10 लाख हो जानी है, उस पे ਉਹਦਾ टैक्स ज़्यादा बन गया, तो इसके लिए न्यू रजीम बेनिफिशियल नहीं साबित हुई। देख रहे हैं कि नहीं। अब ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी के बारे में भी बात की गई है। कहता है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है, यू कैन नॉट क्लेम एडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर न्यू रजीम। 2 लाख तक अलाउड हो जाता है बेटा जी, पर ये यहाँ मिलेगा नहीं। तो इसके बारे में भी क्लाइंट टू क्लाइंट देखना पड़ेगा कि जिसके पास ये चीज़ है। तो एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया, ये वाले नोट्स मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। अब मेरे को मेरे मेन काम पे आने दो, क्योंकि मैंने आपसे किया है कि स्टडी मटेरियल में से करवाऊंगा आपको ये सारा कुछ कवर। ले आओ सर, कोई क्वेश्चन 115 बीएसी की तरफ ले चले।
ते बाकी अगले पार्ट में चाहे करवा दें जब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अज्यूमिंग शी हैज़ नॉट ऑप्टेड, नहीं सर शी हैज़ नॉट ऑप्टेड तो हम नहीं देखेंगे इससे पहले, हमें तो 115 BAC वाला ही चाहिए। चलते जाओ चलते जाओ। हैज़ नॉट ऑप्टेड, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। अज्यूमिंग दैट डज नॉट ऑप्ट, ये भी चलो। हाँ जी सर, 7th क्वेश्चन पहला इससे मिल रहा है, इसकी बात शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ सिद्धांत एज 31 ईयर ऑफ दिल्ली बोथ एज पर द रेगुलर प्रोविजन एंड एज पर 115 BAC। भाई तेरी वेट हो रही थी, एडवाइज मिस्टर सिद्धांत की क्या वो ऑप्ट करें या ना करें। क्वेश्चन नंबर 7 टोटल इनकम वाले चैप्टर का। सैलरी, बोनस, सैलरी ऑफ सर्वेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज अकोमोडेशन चेक करते हैं, बिल पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है सर। उसके बाद लिखा है सिद्धांत परचेज्ड अ फ्लैट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली इतने में, अब फाइनेंस हुआ हुआ है लोन से, उसका इंटरेस्ट इतना है, हिज ओन सेविंग इसमें इतनी थी, पहले भी पावर प्ले में क्वेश्चन हमने किया हुआ। And a deposit from a nationalized bank to whom the flat was given on a lease for 10 years. Rent payable by the bank is इतना, following are the particulars, म्यूनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस, शेयर स्पेकुलेशन में कितना कमाया, कितना कॉटन स्पेकुलेशन में गवाया, ये भी है। फिर 15-16 में ही हैज़ गिफ्टेड 30,000 टू वाइफ, 20,000 टू सन। अब ये गिफ्टेड अमाउंट इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो क्लबिंग प्रोविजन लागू होंगी। फिर सिद्धांत के पास गिफ्ट आया 30,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड्स, सर ये ज़्यादा हो जाना है, 80C का मामला भी आ गया PPF का। अब पहले उसकी टोटल इनकम कंप्यूट हो रही है नॉर्मल वे में। तो जैसे आपने देखा बेसिक, बोनस, सैलरी ऑफ सर्वेंट, फ्री कैश, ये सब था, सीधा स्टैंडर्ड एक्शन भी दे दी हमने, ठीक। यहाँ तक की बातें बड़ी नॉर्मल सी हैं, हमने पहले भी इस क्वेश्चन को कर रखा है, पता ही है आपको। अब इसके बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दिल्ली वाले फ्लैट की बात होनी है, वो किराए पे दिया हुआ है, 3500 इंटू 12 यही GAV बनेगी, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन हो जाएगी, 30% भी हो जाएगा। अब सर यहाँ पे बात आएगी, ये जो लोन का इंटरेस्ट है उसकी, सर ये आप पहले चेक कर लें कि 1,60,000 का लोन है, 15% के हिसाब से बहुत रगड़ के रेट लगाया है, तो उसके ऊपर 24,000 रुपये लेट आउट प्रॉपर्टी है, कोई चक्कर ही नहीं है, पॉजिटिव इनकम आ रही है। यहाँ इंस्टीट्यूट कह रहा है कि एक नोट पढ़ना था, नोट पढ़ देते हैं सर, ले आओ ले आओ ले आओ। देखो जी, इन्होंने लिखा है कि एक तो हमने लोन सारा आउटस्टैंडिंग मानना है इस वक्त। फिर लिखा है सिद्धांत ओन फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच हैज़ बीन रेंटेड आउट टू नेशनलाइज बैंक विच इज़ ऑल्सो इन दिल्ली, इसलिए इसको 80 GG का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद का किराए का घर उसी शहर में है जिसमें अपना घर है। In respect of the rent is paid by him. Since one of the condition to be satisfied for claiming this 80 GG is that कि assessee should not own any residential accommodation in the same place. तो 80 GG थोड़ा डिटेल्ड वाला डिडक्शन होता, काफ़ी चीज़ें सही बैठे तब वो कंप्यूट होता है, तो उससे आपका छुटकारा हो गया है कि वो तो उसमें लागू ही नहीं होगा। और स्पेकुलेशन में तो ये होता है भाई, आपस में जो हो गया सो हो गया, बाहर तो जाना नहीं। शेयर स्पेकुलेशन में पॉजिटिव है, कोटन में नेगेटिव है, 1500 रह गया कैरी फॉरवर्ड में। अदर सोर्सेज में देखिए सर, ऐसा है कि भाई आपका जो माइनर चाइल्ड है उसके नाम पे पैसे कितने जमा हैं उसकी बात हम करेंगे। सर देखिए, माइनर चाइल्ड को हमने दिए हुए हैं 20,000 रुपये, गिफ्टेड 20,000 टू सन एज 11, तो 19% इंटरेस्ट इस पे है। तो भाई यहाँ पे आप चेक करते जाएं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जब आते हैं, ये देखिए जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पहले आपको दिखेगा 3800, ये 20,000 के ऊपर करके 19% है, तो ये आता है 3800। अब ये 64 1A की वजह से है, पर 10-32 विल बी अवेलेबल, 1500 लेस हो गए। अब इसके अलावा जो वाइफ को पैसा दिया हुआ है वो कितना था भाई सर, वो भी देखाते हैं एक बार। वाइफ को कितने दिए हैं सर, 30,000 दिए हैं, उसका 19% सीधे आ गया है, 5700 है। चार दोस्त हैं, 25-25 हज़ार दे रहे हैं, 30-30 हज़ार दे रहे हैं शायद, एक 20 हो गया, 50,000 से ज़्यादा है टैक्सेबल। तो ये हमने नॉर्मल प्रोविजंस लगाई हैं, दिस इज नॉट 115 BAC, ठीक है।
अब एटीसी में आपको हल्का सा एक पीपीएफ आपका वो आपका डिडक्शन हो गया है, तो इसके ऊपर आपको बेटा जी 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ना है। 87A जो है वो अवेलेबल है, तो टैक्स लायबिलिटी आपकी होगी है निल। बिल्कुल सही बात है सर। अब सर 115 बीएसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? सर बीएसी के अकॉर्डिंग सैलरी में कितना चेंज आएगा, आपको स्टैंडर्ड एक्शन नहीं मिलेगी, तो आपकी इनकम 369 होगी जो 319 थी। चेक कर दीजिए, पहली बात तो यहाँ सैलरी में चेंज दिखा दिया गया। हाउस प्रॉपर्टी को इससे सर कुछ भी नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी को इससे कुछ नहीं होगा। ये शायद मैं सेट ऑफ वाला यहाँ टिक कर गया था, चलो कोई बात नहीं अब ठीक कर लेते हैं। सेट ऑफ वो अंदर ही रहेगा, पता ही है आपको। यहाँ चेंज आपके सामने 115 बीएसी में 1032 नहीं मिलेगा, इसलिए 3800 पूरा आ रहा। लीजिए सर, 5 लाख से ऊपर आप चले गए, 80C आपके पास है नहीं, तो सर यहाँ आपका होगा टैक्स कंप्यूट 87A। एलिजिबिलिटी बनी नहीं रहेगी क्योंकि 5 लाख क्रॉस हो गया, तो ये तो सर महंगा सौदा हो रहा है। तो ये टैक्स आ गया 288B में राउंड ऑफ करके, ठीक है। सिद्धांत इज नॉट लायबल टू पे टैक्स एज पर द रेगुलर प्रोविजन। रेगुलर में देखा था 87A के कारण बात खत्म ही हो गई थी और इनकम भी कम आ रही थी वहाँ, तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम नॉट टू ऑप्ट फॉर 115 बीएससी, क्योंकि 115 बीएससी में तो भाई उसका अच्छा खासा टैक्स बन गया ना, तो बेटर विल बी कि अपना वो वहीं रहे। अब उन्होंने ये बताया कि अगर आपने टोटल इनकम कंप्यूट करनी है 115 बीएसी के लिए, उसका एक और तरीका भी रहता है। आप अपनी रेगुलर असेसमेंट में जो इनकम कंप्यूट की, रेगुलर इनकम जो कंप्यूट की वो उठाओ, जो जो डिडक्शन नहीं मिलनी चक के ऐड कर दो, डिडक्शन डिसअलाउड ऐड, सारा पूरा का पूरा। यार ऐसे कौन करेगा, ये तो अब चलो पहला क्वेश्चन था तो इंस्टीट्यूट डिटेल में लगा हुआ, नहीं तो जी रेगुलर प्रोविजन के अकॉर्डिंग इनकम पहले कंप्यूट होगी पेपर में, फिर जो जो डिडक्शन नहीं मिलनी वो ऐड बैक कर दो, देन उसके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह है वो आप समझा सकते हो। तो ठीक है जी, ये पहला वीडियो है अमेंडमेंट्स पे, इसको इतना रखते हैं। अगले पार्ट में इसके और क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में से 115 बीएसी में से और जो चीज़ें रहेगी उनकी भी बात की जाएगी। ओके जी बेटा, बाय बाय।